यूज़र डिफाइन टाइप एक ऐसा कीवर्ड है जो यूज़र द्वारा डिफाइन किया हुआ फील्ड्स होता है, जो इंटरनल टेबल या वर्क एरिया द्वारा आपके डेटा को डेटाबेस टेबल से लेकर आता है। ठीक है। सिंटेक्स क्या होता है? टाइप बिगिन ऑफ डेटाबेस का नाम और उसके और एंड ऑफ डेटाबेस, ये लिखना ज़रूरी है। उसके अंदर जो भी आप फील्ड, चाहे वेरिएबल फील्ड उठाइए, स्टैंडर्ड फील्ड उठाइए, कस्टमाइज फील्ड आप लीजिए या खुद डिफाइन करिए, कुछ भी आप कर सकते हो। ठीक है। सो हम यहाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। ये टाइटल जो आपने डेमो लिखा है ये क्या है? मतलब आप कोई रिपोर्ट बनाते हैं तो रिपोर्ट का आप नाम दीजिएगा ना, हेडिंग, डिस्क्रिप्शन, वही है। हम्म। वही है। मैं अगर सेल्स का रिपोर्ट बनाऊंगा तो लिखूंगा ना सेल्स रिपोर्ट। अगर मैं कहूँगा कि कस्टमर विथ मटेरियल का रिपोर्ट बनाना है दोनों, तो लिखूंगा ना कस्टमर एंड मटेरियल बेस्ड रिपोर्ट। तो वही होता है, हम्म। उसका डिस्क्रिप्शन है। सो इसका सिंटैक्स होता है। जैसे तो डिस्क्रिप्शन सर, ये डिस्क्रिप्शन तो ये रिपोर्ट में भी तो आ जाएगा ना, जैसे ये रिपोर्ट का नाम दे दिया नई यूजर डिफाइन। नहीं, ये नाम अलग होता है। ठीक है, ये टेक्निकल नेम होता है और ये जो नाम होगा ना आपको इसके एट्रीब्यूट में दिखेगा। ये रहा ना टाइटल, ये नाम होता है। यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ यूजर डिफाइन बेस रिपोर्ट, ऐसा भी लिख सकता हूँ। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोई भी डेटाबेस का नाम लिखते हैं टी के नाम के बाद, टी अंडरस्कोर कुछ भी। मैं एक डेमो नाम लिया डेटाबेस टेबल नाम। ठीक है। टीवाई जो है मैंडेटरी है, जैसे नहीं, MZ मैंडेटरी नहीं है, पर हम एक इसलिए लिखते हैं ताकि वो पहचान मिल जाता है उनको। मैंडेटरी नेमिंग नहीं। कन्वेंशन है हाँ, तरह। नेमिंग कन्वेंशन कह सकते हो। देन एंड ऑफ टी डेटा, इस तरह ये आपका सिंटेक्स है और इसके अंदर हम फील्ड डिफाइन करते हैं। इतना लिखना ज़रूरी है। ये आपका डेटाबेस टेबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं अपने मन से, पर नेमिंग कन्वेंशन जिस टाइप का टेबल आप बना रहे हो उसका नाम जरूर रखिएगा ताकि वो पहचान। अगर हम ये डेटा टाइप हम सिर्फ मटेरियल बेस बना रहे हैं, स्टैंडर्ड टेबल मारा से उठा रहे हैं, तो टी अंडरस्कोर मारा लेंगे ताकि मुझे पहचान सकूं मैं। ठीक है। टीवाई स्टैंड्स फॉर, टीवाई क्या है? डेटा टाइप, टाइप हो गया ना। डेटा टाइप। टीवाई फॉर टाइप है मतलब। हाँ, टाइप हो गया। ठीक है, टेबल के टाइप हो गए। अब यहाँ पे फील्ड, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एम्प्लॉय, जहाँ वहाँ बनाया था ना, याद है, एम्प्लॉय आईडी। इसके अंदर हमने लेंथ ही दे दिया टाइप सी। अब ये स्टैंडर्ड लेके नहीं चल रहे, ये हम खुद यहाँ टेबल डिफाइन कर रहे हैं। फील्ड टेबल यहाँ खुद बना रहे हैं, फील्ड भी यहाँ खुद बना रहे हैं और यहाँ ही डेटा हम पुट करेंगे और यहीं से डेटा हम डिस्प्ले कराएंगे। पहले अभी ये करके दिखा रहे हैं आपको। ठीक है। ठीक है, मतलब ये कहीं और है नहीं बना हुआ? कुछ नहीं, यही टेबल बना रहे हैं, ये हम टेबल बना रहे हैं। जैसे डेटा DDIC में हमने टेबल बनाया था, यहाँ भी हम टेबल डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। अब मुझे इसमें क्या चाहिए, टेबल डिफाइन के बाद अब मुझे डेटा स्टोर करने या पास आउट करने के लिए क्या चाहिए होगा, अब बताइए। अब कोई मुझे एक वेरिएबल हम डिफाइन करें। नहीं नहीं,
टेबल को, मुझे टेबल है, ठीक है, मेरे पास टेबल तो आ गया, अब मुझे इसमें डेटा स्टोर करना है और डिफाइन पास आउट भी करना है। तो याद है हमने दो चीज़ बताई थी, इंटरनल इंटेंट टेबल। एंड वर्क एरिया, दोनों डिफाइन करना होगा यहाँ, हम्म। दोनों ये तो डिफाइन हर कर, बार करना होगा जैसे तो टेबल। बिल्कुल ये नेसेसरी है, यहाँ पे हमने पहले ही देखी है लिखा होगा। हम्म। So user defined field to internal table and work area and stitched all the field from the database table. हम्म। अच्छा शेखर, ये हम स्ट्रक्चर नहीं बनाते क्योंकि हमने ये स्ट्रक्चर ही है एक हमें तरह, याद है कि ये भी एक तरह, ये स्ट्रक्चर ही है एक तरह का, हम इसको स्ट्रक्चर दूसरा नाम रखते हैं, ये एक स्ट्रक्चर है, हम टेक्निकली यूजर डिफाइन कहते हैं बट नॉर्मली ये स्ट्रक्चर ही कहलाता है। क्योंकि दो टाइप का हमने पढ़ा था ना डेटा टाइप, Correct. एक टेबल टाइप और दूसरा स्ट्रक्चर टाइप। तो यस करेक्ट, स्ट्रक्चर हमने बना लिया, डेटा टाइप ये रहा, टाइप टेबल यही जो यहाँ पे इंटरनल टेबल में टाइप टेबल देखते हैं ना, अगर आप टाइप टेबल नहीं बनाते हैं तो स्ट्रक्चर वहाँ बनाइए ग्लोबली और टेबल टाइप में पास आउट कर दीजिए उसको, और यहाँ यूज़ कर लीजिए विदाउट टेबल टाइप लगाकर, वो भी करके दिखाएंगे आपको, वो भी दिखाएंगे। ठीक। तो वो तब समझ आएगा थोड़ा। आप बताना। ठीक है अभी कोई मैं जैसे जैसे होगा मैं वैसे वैसे खुद ही बताता चल जाऊंगा आपको। यहाँ हम उस डेटाबेस को जो हमने ty_ डेटा बनाया उसको हम एक इंटरनल टेबल LT Correct. डेटा में डाल रहे हैं, फिर उसको वर्क एरिया नहीं, के थ्रू डाल रहे ये हैं, मेरा दोनों एक यूज़र डिफाइंड टाइप है, और इसके लिए हमने अपने डेटा को स्टोर करने के लिए चाहे बल्क में या सिंगल में हमें इंटरनल टेबल की ज़रूरत पड़ती है और वर्क एरिया की, ठीक है। क्या ये एक स्ट्रक्चर है, लोकल स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। अब बताइए मेरे पास डेटा है, ये नहीं डेटा तो मुझे डेटा तो यहाँ बनाना पड़ेगा, तो डेटा एक एक करके पुट करते हैं या मल्टी टाइप के एक बार में पुट करेंगे हम यहाँ, आपके हिसाब से? देखो एक एक करके पुट तो नहीं कर सकते हैं, तो एक टेबल है करके तो पुट टेबल कर, में सारा डेटा नहीं डेटा तो हमारे पास नहीं है ना, हम डेटा यहीं क्रिएट करेंगे, डेटा भी यहीं क्रिएट करेंगे, डेटा हम कहीं से नहीं लाएंगे फिर तो क्योंकि मैंने कहीं टेबल बनाया है इस टाइप का? रिकॉर्ड करेंगे। नहीं बनाया है ना टेबल, टेबल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं स्टैंडर्ड फील्ड डिफाइन किए होते तो हम सेलेक्ट क्वेरी लगा के हम बनाते हैं, यहाँ सेलेक्ट क्वेरी की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे डेटाबेस टेबल से डेटा चाहिए तो मैं यहाँ सेलेक्ट क्वेरी यूज़ करेंगे। क्या मैंने इस टाइप का कोई टेबल बना रखा है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, व्हाटएवर जो भी है, हमने डायरेक्ट यहाँ पे फील्ड और इसका ये तो यहीं हमने फील्ड भी बनाया, टेबल भी बनाया, तो डेटा भी यहीं बनाएंगे। तो डेटा कैसे बनेगा, एक एक करके डेटा जाएगा, इज इक्वल टू इस तरह से। लेकिन एक चीज मुझे शेखर यहाँ समझ नहीं आ रहा, हमने जो डेटाबेस बनाया TY डेटा, हाँ, उसको हमने इंटरनल टेबल में पास करा, टाइप पास नहीं किया ना इंटरनल टेबल, हम पास ही कहाँ कर रहे हैं इसको, टेबल में सिर्फ डेटा पास होता है ना कि हम फील्ड पास करते हैं, हम सिर्फ टेबल पास करते, डेटा पास स्टोर करते हैं और डेटा को पास करते हैं, बस सिंगल तरीके से या स्टोर करते हैं मल्टी। तो हम यहाँ पे देखिए, ये मेरे लिए ये भी खाली है, ये सिर्फ एक हमने एक ढांचा बना के रखा है, डिक्लेयर करके रखा है, हम इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये हम तो हम रीड वर्क एरिया के थ्रू कर रहे हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए अब मैं बताता हूँ, समझिए। अगर मैं कोई भी डेटा मैं दो तरीके से करता हूँ, स्टोर या पास, सॉरी स्टोर करता हूँ इंटरनल टेबल से, या सिंगल एक एक करके हम डेटा को पास करते हैं। अभी हमने एक स्ट्रक्चर जो लोकल बनाया जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, मानते हैं कोई अस्तित्व नहीं है ना, हमने सिर्फ टेबल बना दिया और उसके लिए हम की भी दे दिए कि जिसके तरह हम डेटा, अभी मैंने पहली क्लास में इंटरनल टेबल बोला था कि जब भी आप डेटा को चाहे डेटाबेस से लेके आओ, चाहे वर्क एरिया के थ्रू लेके आओ या इंटरनल
रीड करवाने के लिए आपको इंटरनल टेबल से वर्क एरिया ही जाएगा, और बिना रीड कराए आप डेटा को राइट नहीं करवा सकते, यही बोला था। अब मैं डेटा मैं एक एक करके पुट किस में करूंगा, इंटरनल टेबल में, किसके थ्रू, वर्क एरिया के थ्रू, वर्क एरिया के फिर इंटरनल टेबल से वर्क एरिया में रीड करूंगा, सिंपल है। अच्छा, वर्क एरिया के थ्रू आप इंटरनल टेबल में पुट करोगे, फिर इंटरनल टेबल से वर्क एरिया के थ्रू रीड करोगे, और फिर आपको डिस्प्ले करवाएंगे। ये सिर्फ एक एग्जांपल दिखा रहे हैं इंटरनल टेबल और वर्क एरिया का और लोकल स्ट्रक्चर का काम कैसे होता है। वैसे वहाँ रियल टाइम में ऐसे नहीं लिखते हैं, किसी और तरीके से सेलेक्ट क्वेरी यूज होता है, वहाँ थोड़ी हम डेटा क्रिएट करेंगे, रियल टाइम में डेटा क्रिएट नहीं होता, बस हम आपको दिखा रहे हैं। DDIC में मैंने टेबल बनाना सिखाया, तो हम यहाँ भी वही करना सिखा रहे हैं पहले, दोनों तरीका। ठीक है, ठीक है। इससे थोड़ा सा आपको कोड के बारे में समझ में आएगा कि वर्किंग कल्चर क्या है। ये मैंने पेंट पे सिखाया था ना करके, वही चीज़ हम यही करके दिखा रहे हैं। अब डेटा को वर्क एरिया से इंटरनल टेबल में रखने का क्या ऑपरेशन बताया था? एक तो हमने लूप अपेंड ऐड सीखा बताया, था कि अपेंड, ऐड हमेशा हाँ। अपेंड के थ्रू होता है, लूप हमेशा से रीड करता है, ना कि किसी भी चीज़ों में ऐड करता है, और ऐड करने का काम सिर्फ अपेंड करता है, ठीक है। अपेंड वर्क एरिया टू इनटू इंटरनल, सॉरी, इंटरनल टेबल। और दूसरा डेटा फिल करने के लिए पहले हमें इसको वर्क एरिया को क्लियर करना हो, क्योंकि इसमें डेटा रहेगा तो दूसरा फिल नहीं कर सकते, इसलिए अपेंड जब भी लगाएं उसके बाद वर्क एरिया को क्लियर करेंगे, ये रूल है। ये याद रखिएगा जिन लाइफ टाइम जब भी आप अब ऐप में काम कर रहे हैं, कि अगर आप अपेंड यूज़ करते हैं उसके नीचे वर्क एरिया को क्लियर ज़रूर करिएगा। अगर उसके बाद भी उस वर्क एरिया के डेटा की ज़रूरत पड़ी तो जहां इसकी ख़त्म हो जाता है वहां जरूर क्लियर करिएगा, तभी वो दूसरा पास आउट कर पाएगा, ठीक है। अपेंड का हमने क्या यूज करा है, वर्क एरिया का डेटा को इंटरनल टेबल में स्टोर करवा दिया है एक एक करके, ठीक है। अब मेरे अपेंड पास का काम है स्टोर कराना, ऐड करना डेटा वर्क एरिया टू इंटरनल टेबल, बस यही काम है। ठीक है, अब लूप के थ्रू इसको रीड करवाइए। अच्छा, यहाँ हम कहाँ डिफाइन करें कि एम्प्लॉय आईडी यूनिक होगा, ऐसा कुछ कर रहे ऐसा हैं? कुछ नहीं करते, ये हम सिर्फ दिखा रहे हैं आपको डेटा, हमारे ये कोई काम का नहीं है ना, ये हम सिर्फ आपको इसका फ्लो दिखा रहे हैं, कैसे वर्क एरिया इंटरनल टेबल काम करता है जब हम खुद एक टेबल अगर वेरिएबल बना लेते हैं, तो हम सिर्फ आपको अभी दिखा रहे हैं। मेन क्या है, जब हम सेलेक्ट क्वेरी डेटाबेस से लेकर आएंगे तो वहाँ पे काम होता है, डेटा DDIC में ये सब काम होता है, सिर्फ ये तो हमें यूज़ है, ये मेरे किसी काम का नहीं है, ना रियल टाइम में ना कुछ इस तरह की कोडिंग। वो तो मैं आपको फ्लो दिखा रहा हूँ एज अ प्रैक्टिस बेस, कि आप अपने डेटा को फ्लो को समझ सकते हैं, कैसे वर्क एरिया और इंटरनल टेबल वर्क होता है। ठीक है। देखिए अब हम इसको डीबग करके दिखाते हैं। डीबग हमेशा इनमें नहीं कभी लगेगा, मेन लॉजिक जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं से लगता है। क्या इसमें डेटा है? अभी रीड नहीं किया ना अभी तक, नहीं करा है। ये भी खाली है और ये भी खाली है, करेक्ट।
हम्म, अगर मैं इंटरनल टेबल इसके बेस नहीं बनाता तो ये कैसे फाइंड आउट करता है इसमें 3 फील्ड है? नहीं करता ना। अभी देखिए डेटा तो आ गया, अब जैसे ही अपेंड करूंगा डेटा ऐड हो गया, फिर दूसरा डेटा क्लियर, फिर तीसरा दूसरा डेटा, ऐसे ही तीनों डेटा इसमें अपेंड हो गए। अब ये रीड करेगा, 3 बार है तो 3 बार रीड करेगा डेटा, जितने डेटा उतनी बार रीड। और ये अपने आप आउटपुट आ गया। हाँ, राइट करवाया ना मैंने। हाँ, तो वहीं से डायरेक्ट आप F6 करते गए तो लास्ट में आउटपुट दिखा दिया आपको। हाँ हाँ, वो लास्ट में एग्जीक्यूट किया यहाँ पे मैंने, F6 नहीं किया था, एग्जीक्यूट। अब मैं डीबग के बिना भी चलाऊंगा तो ऐसे ही चलेगा, वो तो मैंने आपको दिखाया अभी, एग्जीक्यूट इस तरह मैं से। समझता हूँ। ठीक है, तो ये छोटा सा आपको ठीक। समझाने के लिए था यूजर डिफाइंड टाइप। अब इसको हम डायरेक्ट किससे चलाएंगे? सेलेक्ट क्वेरी यूज करेंगे इसकी जगह। ठीक है, अब हम स्टैंडर्ड टेबल का डेटा चाहिए। मैं कहता हूँ सेल्स रिपोर्ट चाहिए मुझे, रिपोर्ट बना रहा हूँ। हम्म, कौन सा टेबल ले रहा हूँ? VBA के। एंड ऑफ टाइप VBA के। ये आपका कंपलसरी है इतना, चाहे जो भी डेटाबेस नाम दीजिए उससे मतलब नहीं, पर इतना लिखना जरूरी है। ये नाम कुछ भी हो सकता है बट ये हमेशा इतना रहेगा। दो तरीके से इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर। VBA के टाइप, सॉरी VBELN फील्ड को डिफाइन करने का दो तरीका है इस तरह का। VBELN दो तरीका है, चाहे एक आप टेबल के साथ डिफाइन कर लो इस तरह से, ठीक है, अदरवाइज आपको इसका डेटा एलिमेंट लिखना होगा इस तरह से। दोनों समझ गए? चाहे टेबल के साथ फील्ड डिफाइन कर लेते हैं या उसका डेटा एलिमेंट आपको उधर लिखना होगा। और दोनों इधर, अलग अलग नहीं हाँ, कर और सकते? इधर दूसरा फील्ड फील्ड में नहीं, इधर कर सकते। इसमें इस साइड ये फील्ड नेम देना होता है और इस साइड डेटा एलिमेंट देते हैं। अगर टेबल के साथ डिफाइन करते हो तो फील्ड ही देना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ हम डेटा एलिमेंट क्रिएट नहीं कर सकते उसी लाइन में? डेटा एलिमेंट नहीं यहाँ क्रिएट होता, ऐसे नहीं कर सकते ये। वो फिर इसके लिए होगा नहीं ना, ये हम स्टैंडर्ड से उठा रहे हैं। अगर आप खुद का डेटा दोगे तो वो फिर वेरिएबल हो जाएगा, वो वेरिएबल फील्ड हो जाएगा, वो नहीं दे सकते। तो वेरिएबल फील्ड भी अगर है तो उसका तो तो उसका, डेटा हाँ एलिमेंट वो तो होता है ना? हाँ, उसका तो बना सकते हैं, वो तो मैंने स्टार्टिंग में नहीं बनाया था, पहले वाले प्रोग्राम में बनाया था ना। पर उसका अभी इसका कोई काम है? कोई भी वेरिएबल अगर आप बना रहे हो उसका मेरे पास क्या काम है? अभी मुझे अभी वेरिएबल का काम ही नहीं है। अभी हम आगे सिखाएंगे मुझे कि याद नहीं आ रहा अभी मैंने, शेखर। मुझे बस ये कहना है कि जैसे यहाँ हम एक फील्ड डिफाइन करा ना हमने, हाँ VBELN, हाँ टाइप क्या दिया? VBELN VA, हाँ मतलब डेटा एलिमेंट डाला। अब हाँ मैं चाह रहा हूँ कि कोई एक इसमें अपना कस्टमाइज टेबल का हाँ, मिक्सअप कर सकते हैं दोनों। कस्टमाइज कर नहीं टेबल में मैं चाह नहीं, रहा हूँ मैं कि एक बता रहा फील्ड हूँ, बन मैं कस्टमाइज हम आगे के सिनेरियो में हम बताएंगे कब कर सकते हैं। अगर सिर्फ पर्टिकुलर आपको सेलेक्ट क्वेरी लिखना है पर्टिकुलर टेबल के लिए तो नहीं कर सकते, लेकिन जब 2-3 टेबल आपस में ज्वाइन करके फाइनल टेबल से फाइनल में डेटा पास आउट करते हैं एज अ वेरिएबल, कोई ज़रूरत पड़ती है तब हम वो ऐसा काम करते हैं। या यहाँ पे करके हम वो फिर हमें अगर देना होगा तो हमें परफेक्ट उसका डेटा एलिमेंट भी देना हो, तो ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ती, नहीं ऐसे नहीं करते।
वैसे भी इसमें चेंजेस तो नहीं करेंगे क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड है ना। चेंज स्टैंडर्ड में आप चेंज करोगे तो फिर आपका डेटा में भी फर्क आएगा ना, फिर डेटा पास आउट होने में इशू होगा ना। तो जब हम तब वेरिएबल के डेटा को हम करते हैं, वेरिएबल वाली जो डेटा हमें पास आउट, मान लो कि 2-3 टेबल का डेटा एक टोटल बनाना है मुझे, कि लॉजिक लगना है, तो वहाँ पे तो हमें वेरिएबल बनाता हूँ ना मैं, तो उसको तो डिफाइन करते हैं ना। तो वैसे डेटा जो हमें वेरिएबल जो होंगे, जो समय के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, वैसे तो हमें रखना ही पड़ेगा। बट स्टैंडर्ड वाले डेटा टेबल्स में हम नहीं करते, ठीक है। देखिए, और वैसे भी कोड ऐसी चीज़ है, आप कोड को कैसे भी तोड़ मरोड़ के लिख सकते हैं, बट वो एप्लीकेबल होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि नहीं करते, लेकिन हर तरीकों का समय, हर चीज़ों के लिए अलग अलग टाइम है और अलग समय पे हम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। अच्छा, रियल सिनेरियो में जब आप काम करते हो अपनी कंपनी में, हम्म। तो आप ये स्टैंडर्ड टेबल का यूज करते हो, इससे ज़्यादातर डेटा स्टैंडर्ड उठाते ही, हो कि सिर्फ स्टैंडर्ड ही यूज़ करते हैं, सिर्फ स्टैंडर्ड ही करते हैं या ज़्यादातर। और कंपनी का सिक्योरिटी क्या रहेगा? आप कंपनी में अगर कुछ काम कर रहे हो और ये स्टैंडर्ड तो सब यूज कर रहे होंगे, जो नहीं लोग नहीं भी यूज नहीं, कर रहे होंगे इस तो आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन डेटा उसका थोड़ी सबका यूज़ है। जब आपको सर्वर दिया जाता है तो आप अपने अकॉर्डिंग के लिए स्टैंडर्ड को भी डिफाइन करवाते हो। उसके अंदर जो डेटा होता है सिर्फ वही कंपनी देख सकती है, वो सिक्योरिटी लगा होता है, और कोई नहीं देख सकती। उसके लिए जो भी प्रोग्राम बनाए जाते हैं, उसको दुनिया को थोड़ी पता है कि आप क्या प्रोग्राम बनाए। एसएपी तक भी नहीं दे सकता उसका डेटा बिना परमिशन का। हम्म। हर एक बार चीज मुझे आप दिखाना ना, जब टाइम मिलेगा ना, कि आप मैं कंपनी में आपको कैसे मतलब। मैं दिखा दूंगा, समय आने पे मैं वो भी दिखा दूंगा। ठीक है। वहाँ जी टेबल भी बनाए जाते हैं, जी टेबल में डेटा को हमें प्रोग्राम के थ्रू भी पास आउट, बहुत सारा काम होता है हमारे पास भी। वो जैसे जैसे हमारे पास रिक्वायरमेंट आता है वैसा वैसा काम होता है यहाँ। ऐसा ये फिक्स नहीं है कि हमें यही काम है, कंपनी में कोई फिक्स नहीं होता चीज़ें। रियल टाइम में किसी तरह का भी काम आ सकता है आपको, यूज़र कोई भी तरह का रिक्वायरमेंट आपको शेयर कर सकता है। अब देखिए, सेलेक्ट क्वेरी यहाँ से लिखता हूँ मैं। अच्छा, आप लोग के पास हमेशा काम रहता है शिखर? ऐसा हाँ, तो नहीं है ना कि कहाँ? बेंच बेंच पे डाल देता है, नहीं मेरे काम रहता? मेरे पास अभी ऐसा काम है, मैं अभी रात भर बैठ जाऊंगा तो काम नहीं खत्म होगा मेरे पास। मैं दूसरों को नहीं पता, क्योंकि प्रोजेक्ट बेस है। मैं ही पूरे कंपनी में ऐसा, मैं खुद हूँ, सिर्फ मैं अकेला जो क्लाइंट लोकेशन पे हूँ, बाकी सब घर ऑफिस से ही रह के काम करते हैं क्लाइंट के। अब मुझे बाकायदा जाना पड़ता है। अब मेरे पास इतना काम रहता है कि मैं दोपहर में, आप मुझे कॉल कर दे या मैसेज कर दे, मैं आपके कॉल उठा भी नहीं कर पाऊंगा, देखता तक नहीं हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं है। खाने के लिए सिर्फ आधा घंटा मुझे टाइम मिल पाता है, वो भी बड़ी मुश्किल से। अभी प्रोडक्शन का बहुत बुरा हाल चल रहा है, उसको संभालने में लगे। तो काम अच्छा। काम देखिए, अगर आपके पास प्रोजेक्ट आ गया, छोटी कंपनी में प्रोजेक्ट मिल रहता है, क्योंकि वहाँ पे कंसल्टेंट कम होते हैं और काम ज़्यादा होता है। ज़्यादा कॉस्ट लगा के थोड़ी रखेंगे कंसल्टेंट को। बड़ी कंपनी में बहुत सारे कंसल्टेंट होते हैं, तो 4 को रख दिया, एक कंपनी अभी प्रोजेक्ट नहीं चल रहा था, बैठा दिया साल भर तक भी। साल भर तक लोग बैठते हैं। अच्छा। वो डिपेंड करता है कंपनी के प्रोजेक्ट पे, वो हमारे हाथ में नहीं है चीज़ें। अगर आप अच्छा भी कर रहे हैं तो कंपनी आपको क्यों नहीं रखेगी प्रोजेक्ट पे? कोई अपना एसेट को खराब करता है? हम्म। क्या उसी वही चीज़ थी, बस उसको लिखने का तरीका मैंने चेंज कर दिया ना। वहाँ हमने स्टैंडर्ड, मैंने खुद अपना टेबल बनाया था और डेटा फिट किया, और यहाँ मैंने स्टैंडर्ड से उठाया। क्या फ़र्क लगा इन दोनों में आपको? आप बताओ बस कोई। एक क्वेरी का फर्क है, बाकी तो सब कुछ सेम है। लिखने के यहाँ दोनों, लूप, मुझे यहाँ एक लूप का भी डिफरेंस लग रहा है।
यहाँ लूप का क्या डिफरेंस है बताइए? सेम वहां ही है हमने गुरु। लूप लगाया था। बिल्कुल लगाया लगाया था। उसके बिना तो डेटा रीड ही नहीं, दिखा देता हूँ वो अभी। देखो यहाँ डीबग करके भी दिखा देते हैं। अब यहाँ आप कह रहे थे ना वर्क एरिया में उसमें लूप था कि नहीं? बिल्कुल था। बिना लूप का हो ही नहीं सकता। बिना लूप का कोई डेटा हम डिस्प्ले नहीं करवा सकते, नहीं है? फाइनली कराया आपने। हमारा देखिए कान इधर से पकड़ो या उधर, लास्ट में आपको लूप कराना ही पड़ेगा। ठीक है, बाकी ये पढ़ के आ जाइएगा, खुद खुद समझ के आइएगा। सिंपल सा है, पढ़ने से समझ में आ जाएगा। एक बार पिंग कर दीजिएगा ना टॉपिक, तो हम देख लेंगे। ये फाइल तो आपने हमारे साथ शेयर कर रखा है ना? सब कुछ दे रखा है आपको, मैं भेज भी दे रहा हूँ। पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसको, ये सबके पास चला जाएगा। पढ़िएगा। बट इसमें बहुत सिंपल है, मुझे बताइएगा, देखिए ठीक है। बाकी ये प्रैक्टिस का ये वाला भेज रहा हूँ, देखिए दिखाता हूँ मैं आपको मैंने क्यों समझाया ये पहले। यही है ना, यही प्रैक्टिस के लिए आपको। और सारे जितने ऑपरेशंस है, ऑपरेशंस के एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम अगले क्लास में फिर एक और हम टॉपिक पढ़ाएंगे जो मैं आपको पहले भेज रहा हूँ, सिलेक्शन स्क्रीन। ठीक है, सिलेक्शन स्क्रीन के बारे में पढ़ाएंगे। और आपका सेलेक्ट विथ ज्वाइन, याद है ना? ज्वाइन हमने पढ़ा था, दो टेबल को आपस में ज्वाइन करना। ये दो टॉपिक हम पढ़ाएंगे। ठीक है, एक बार आप लिख दीजिए ना सर, उसमें हम ना उसको देख लेंगे। मैं भेज रहा अगली हूँ। क्लास अपनी कब होगी? कल ही ले लूँगा। कल तो थोड़ा जल्दी नहीं हो जाएगा? एक दिन का गैप रहता है ना, तो ठीक है, कंटिन्यू परसों रखेंगे कि एक दिन के गैप पे? परसों देखिए, कुछ दिनों के बाद तो कंटिन्यू रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिस थोड़ा सा स्पीड अप करना पड़ेगा। कोई नहीं, आप आराम से कर लीजिए, परसों हम कर देंगे। मैं आपको ना ये दो डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ, कोई इशू नहीं है, आप आराम से करिए, समय लेके जो जैसे पढ़ना पढ़िए, कोई इशू नहीं है। इसकी रिकॉर्डिंग मैं आज नहीं दूंगा, ये आपको खुद से बनाना है। ये रिकॉर्डिंग कल भेज दूंगा, पहले आप इसको खुद से बना लीजिए। ये मैं रखता हूँ अपने पास।